पोशाली को मैंने अपने मोतीनगर वाले बंगले पर सुजाता और ऑफिस में चीफ मिस्टर तिवाड़ी की मशकूक शख्सियत के बारे में कोलंबो में ही बता दिया था। मैंने उसे अपनी वापसी पर तमाम दफ्तरी साथियों, मिस्टर तिवाड़ी, सुजाता और अपने रिश्तेदारों के रद्द-ए-अमल से आगाह किया। मैंने उसे ये भी बताया कि मैं लाल किले वाले अजायब घर का जायजा ले चुका हूँ। वो कहने लगी, चाबी मैं परसों तुम्हें दूंगी। ये लोग पैसे के एवज जल्दी काम कर देते हैं और बिल्कुल नहीं पूछते कि मैं चाबी की नकल किस लिए बनवा रही हूँ। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि समरकंद और रूस के दूसरे इलाकों में चाबी की नकल बगैर सरकारी इजाजतनामे के कोई नहीं बनवा सकता। फिर उसने मुझसे पूछा कि अगर इस बात की तस्दीक हो गई कि चाणक्य प्लान के फार्मूले की माइक्रोफिल्म तहखाने के लॉकर में ही है, तो मैंने उसके अंदर जाने की तरकीब क्या सोच रखी है। अभी तक मैंने किसी किस्म की तरकीब को आखिरी शक्ल नहीं दी थी। लाल किले में मैंने जो कुछ देखा था उसकी एक एक तफसील से मैंने उसे आगाह कर दिया था। जब मैंने उसे ये बताया कि मेरा इरादा अकेले ही इस मिशन पर जाने का है, तो वो एक पल के लिए चुप हो गई। बोली, मैं तुम्हारी हिकमत अमली में दखल नहीं देना चाहती। उसने लम्हे भर के लिए खामोशी के बाद कहा, अगर तुम समझते हो कि तुम अकेले इस मिशन को मुकम्मल कर सकते हो तो इससे बेहतर कोई बात नहीं, क्योंकि ये मिशन इतना नाजुक है कि इसके लिए सिर्फ एक शख्स ही काफी होना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे इशारा कर देना, मैं तुम्हारी मदद को पहुंच जाऊंगी। उसने जेब से तह किया हुआ एक कागज निकाल कर मुझे थमा दिया। इस कागज पर मेरा नाम नाओमी और टेलीफोन नंबर टाइप किया हुआ है। मैं सुबह 9 बजे से 3 बजे तक हार्डिंग लाइब्रेरी में रहती हूँ। उसके बाद अपने शिवाजी बिल्डिंग वाले फ्लैट में आ जाती हूँ। मैंने पोशाली को दिल्ली वाले मजजूब एजेंट से हासिल किए हुए जहरीले सिगारों के बारे में कुछ न बताया था। उसकी जरूरत भी नहीं थी, और जब किसी बात की जरूरत ना हो तो हम वो बात कभी दूसरे से नहीं करते, हाँ ऐसा करने में बज़ाहिर कोई कबाहत ना हो। राजदारी और जरूरत के मुताबिक बात करना जासूसों का अव्वलीन और ज़र्री उसूल होता है। पोशाली ने कहा, बेशक तुम अपने काम में तजुर्बाकार और माहिर हो, इसके बावजूद तुम्हारा मिशन इस नौयत का है कि तुम्हारा मुकाबला भारतीय फौज के कमांडो से होगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि लाल किले वाले अजायब घर के बाहर जो भारतीय कंपनी खैमा लगाए बैठी है उसमें ज्यादा तादाद फौजी कमांडोज की होगी। इसलिए तुम्हारे पास पिस्तौल या एक आध ब्रेन गन का होना लाजमी है। मैं खुद यही सोच रहा था। ब्रेन गन तो मैं हासिल नहीं कर सकता था, लेकिन रिवॉल्वर मैं कहीं न कहीं से पैदा कर सकता था। कहा, मैं ज्यादातर अपनी जाबुदस्ती और महारत पर भरोसा किए हुए था। अगर ऐसा मौका आ ही गया तो मैंने फैसला कर रखा था कि भारतीय फौजियों का अस्तहा उन्हीं पर इस्तेमाल करूंगा। जहरीले सिगार वहां साथ ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे इतना वक्त नहीं मिलता कि सिगार सुलगाने और उसमें से जहरीली फुआर के निकलने का इंतजार किया जाता। मैंने पोशाली से कहा कि मेरा सरकारी रिवॉल्वर मुझसे गुम हो गया था। मैंने दूसरे के लिए दरखास्त दे रखी है। हो सकता है कि 2-4 रोज में मुझे नया रिवॉल्वर मिल जाए। अभी फिल्म का इंटरवल नहीं हुआ था। पोशाली ने कहा, अब हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। तुम उठकर चले जाओ, मैं तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद खुद ही वापस चली जाऊंगी। कल शाम 7 बजे तुम चाबी का सांचा लेकर रेलवे स्टेशन के फर्स्ट क्लास रिफ्रेशमेंट रूम में आ जाना। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं उठकर सिनेमा हॉल से बाहर निकल आया, गाड़ी निकाली और अपने बंगले की तरफ चल पड़ा। बंगले पर पहुंचा तो मेरा नेपाली चौकीदार और बॉडीगार्ड ने बताया कि सुजाता बीबी का 3 बार फोन आ चुका है, वो मुझसे मिलना चाहती हैं। मैंने कमरे में आकर सुजाता को फोन किया। वो मेरी आवाज सुनते ही बोली, किशन तुम कहाँ थे? दफ्तर से भी तुम जल्दी निकल आए। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये लड़की तो अब मेरी जासूसी करने लगी है, मगर मैं गुस्से को पी गया। कहा, ऐसी कौन सी बात थी डार्लिंग? मेरे कान में दर्द था, इसलिए डॉक्टर के पास चला गया। वहां कुछ दोस्त मिल गए, हम 12 खंबे चाय पीने चले गए। सुजाता ने जरा खांस कर कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि आज तीसरे पहर मेरे दफ्तर में एक नौजवान लड़की मुझसे मिलने आई थी। कहने लगी, मेरठ से आए हुए मुझे 3 रोज हो गए। मैं वजीर आजम इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ से मिलने की कोशिश कर रही हूँ, मगर कोई मुझे सेक्रेटेरिएट के करीब भी जाने नहीं देता और ना ही कोई इंटेलिजेंस चीफ के घर का पता बताता है। मेरा माथा ठनका, ये कौन लड़की हो सकती है? फिर सोचा कि होगी कोई जरूरतमंद, मेरा उससे क्या ताल्लुक है? मैंने सख्त बोरियत के साथ सुजाता से पूछा कि मेरा इस मामले में क्या काम है। वो बोली, तुम सुनो तो सही। उस लड़की ने मुझसे कहा कि बहन, मैंने सुना है कि तुम्हारा एक कजन प्राइम मिनिस्टर के इंटेलिजेंस ब्यूरो में अफसर लगा है। मुझ पर दया करो और मुझे अपने कजन से मिलवा दो। सुजाता का जवाब मेरे लिए गैर मुतवक्के था। आखिर वो किस लिए मिलना चाहती है? अब जो बात सुजाता ने मुझे बताई उसे सुनकर एक बार तो मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। बोली, उस लड़की ने अपना नाम उषा बताया है। कह रही थी कि मेरा मंगेतर जो मेरठ की मिलिट्री इंटेलिजेंस में था और जिसका नाम कैप्टन मल्होत्रा था, जम्मू के किसी फौजी डिपो में आग लग जाने से हलाक हो गया था। मैं उसकी तलाश में दिल्ली आई हूँ।
मैंने उसे पूछा कि जब कैप्टन मल्होत्रा मर चुका है तो तुम किसकी तलाश करने आए हो। उसके जवाब में उषा ने कहा कि मुझे यकीन है कि मेरा मंगेतर कैप्टन मल्होत्रा जिंदा है। इंडियन हुकूमत ने किसी वजह से उसे किसी जेर जमीन तहखाने में कैद कर रखा है। मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ से उसी के लिए मिलने आई हूँ। सारी बात मेरे जहन में वाज़ेह हो गई थी। ये वही उषा थी जो जम्मू में मुझे मिली थी, जहां मैं कैप्टन मल्होत्रा को हलाक करने के बाद उसका रूप धारे थंडरहॉक बेस में मुआयना करने गया था और फिर उस जेर जमीन अड्डे को धमाके से उड़ाया था। ये लड़की उषा मीरठ के इंटेलिजेंस ऑफिसर कैप्टन मल्होत्रा की मंगेतर थी और मैंने उसे कैप्टन मल्होत्रा से फोन पर बात करवाने का वादा भी किया था। बहरहाल ये लड़की उषा मेरा भांडा फोड़ सकती थी। उसका दिल्ली आना और फिर मेरे इंटेलिजेंस बॉस मिस्टर तिवाड़ी से मिलना मेरे लिए तबाही का बायस हो सकता था। मैंने उसी वक्त उषा से मिलने का फैसला कर लिया। मैंने सुजाता से पूछा कि लड़की कहाँ ठहरी हुई है। बेचारी दुखी लड़की लगती है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। वो बोली वो नेहरू नगर के क्वार्टर नंबर 16A में अपने किसी रिश्तेदार के पास ठहरी है। किशन, अगर तुम उसकी मदद कर सकते हो तो ऐसा जरूर करो। वो बेचारी बार बार रोने लगी थी। मैंने सुजाता को तसल्ली दी कि मैं उषा को अपने बॉस से मिलवा दूंगा। फोन बंद करते ही मैं बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। मेरा उषा से उसी वक्त मिलना बेहद जरूरी था। अगर वो अचानक दफ्तर आ जाती है और मुझे वहां देख लेती तो वो जरूर कैप्टन मल्होत्रा कहती हुई मेरी तरफ बढ़ती। चूंकि जम्मू में स्क्वाड्रन लीडर एम कॉल ने उससे मेरा तारुफ कैप्टन मल्होत्रा के नाम से ही करवाया था, इसलिए कि मैं असली कैप्टन मल्होत्रा को हलाक करने के बाद उसी का रूप धार कर वहां आया हुआ था। ये बात मेरे लिए इंतहाई खतरनाक थी। मैंने उसी वक्त उषा से मिलने का फैसला किया और गाड़ी निकाल कर नेहरू नगर की तरफ रवाना हो गया। घंटी के जवाब में दरवाजा उधेड़ उम्र औरत ने खोला, लेकिन उषा ने भी मुझे देख लिया। वो जल्दी से दरवाजे पर आ गई। बोली, कैप्टन मल्होत्रा, भगवान की कृपा हुई कि तुमसे मुलाकात हो गई, अंदर आ जाओ। एक छोटे से कमरे में वो मेरे सामने बैठ गई और उसने वही कहानी दोहराई कि उसका मंगेतर कैप्टन मल्होत्रा जिंदा है और हुकूमत ने उसे किसी जुर्म में कैद कर रखा है। और उसने मुझसे पूछा कि उसका पता कहाँ से मिला है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारा पता किसी ने नहीं बताया। मैंने तुम्हें आज दोपहर को उस क्वार्टर में दाखिल होते देखा था। मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम वही लड़की उषा हो जो जम्मू में मुझे मिली थी। बस ऐसे ही मिलने चला आया। यहाँ आकर पता चला कि तुम अभी तक अपने मंगेतर को खोज रहे हो। वो पूरी यकीन के साथ कहने लगी, कैप्टन, मुझे यकीन है कि मेरा मंगेतर जिंदा है। वो फौजी डिप्पू के धमाके में हलाक नहीं हुआ। मेरा जहन बड़ी तेजी से सोच रहा था कि इस लड़की से कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। ये लड़की मेरे मिशन की तबाही का बायस बन सकती है। मैं इसे हलाक नहीं करना चाहता था और दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मुझे इस मामले में सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए था। चुनाचे मैंने उसे कहा, उषा, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें चीफ से मिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम अभी इसका जिक्र किसी से मत करना। मैं कल अपने एक दोस्त से बात करूंगा, फिर शाम को 7 बजे तुम्हें बताऊंगा कि उसने कौन सा वक्त दिया है। अब मैं चलता हूँ, मैं कल शाम 7 बजे आऊंगा। उषा के क्वार्टर से निकलने के बाद मैं सीधा अपने बंगले पर आया और पोशाली को उसके फ्लैट पर फोन करके कहा कि मुझे एक इंतहाई अहम मसले पर तुमसे अभी कुछ बात करनी है। पोशाली ने कहा कि मैं आध घंटे बाद तुम्हें रेलवे स्टेशन के फर्स्ट क्लास रिफ्रेशमेंट रूम में मिलूं। आध घंटे बाद मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन के रिफ्रेशमेंट रूम में बैठा पोशाली का इंतजार कर रहा था। उसके आने पर मैंने सारी दास्तान उसे सुना दी। पोशाली कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, मैं इस मसले को हल कर लूंगी, तुम अब उसके क्वार्टर में मत जाना। उसने मुझसे उषा के क्वार्टर का एड्रेस लिया। पोशाली ने मुझे बिल्कुल न बताया कि वो उषा को हमारे मिशन के रास्ते से हटाने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी। एड्रेस लेकर वो एकदम खड़ी हुई और फिर खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गई। वो मेरी मददगार बनकर आई थी, लेकिन जाते हुए मुझे एक नई उलझन ने गिरफ्तार कर गई। उसने उषा के मसले को खुद अपने हाथ में ले लिया था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मसले को कैसे हल करेगी। सारी रात इसी उधेड़-बुन में गुजर गई। दूसरे दिन दफ्तर में भी मैं इस ख्याल से परेशान रहा कि कहीं अचानक उषा जहां नमूदार न हो जाए। अगरचे मैंने उषा को किसी से मिलने से मना कर दिया था, फिर भी मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा हो रहे थे। उषा के आने से जम्मू थंडर बेस की तबाही का मामला फिर से जिंदा हो सकता था, और अगर मेरे अय्यार वॉस तिवाड़ी को ये इल्म हो जाता कि मैं जम्मू में कैप्टन मल्होत्रा के रूप में मौजूद था तो मेरी गिरफ्तारी यकीनी थी। लेकिन दिन सुकून से गुजरा। 4 बजे मैं दफ्तर से वापस अपने बंगले पर आया। तहखाने वाले मिशन को मैं थोड़ी देर के लिए भूल चुका था। मेरे सर पर उषा सवार थी। मुझे मालूम था कि शाम 7 बजे उषा अपने क्वार्टर में मेरा इंतजार करेगी, लेकिन पोशाली ने मुझे वहां जाने से मना कर दिया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ठीक 5:45 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ पोशाली की आवाज थी। बोली, बेफिक्र हो जाओ, सब ठीक हो गया है, मुझे अब फोन मत करना।
हालात के बारे में सोचता हुआ मैं न जाने कब सो गया। दूसरे दिन सुबह मामूल के मुताबिक मैं चाय की प्याली लेकर मेज पर बैठ गया और अखबार पढ़ने लगा। दूसरे सफ़े पर मेरी नज़र एक तस्वीर पर ठिठक कर रह गई। ये उषा की तस्वीर थी, मगर उस तस्वीर में वो दरिया के किनारे मुर्दा हालत में पड़ी थी और खबर में लिखा था कि एक लड़की ने हालात से दिल बर्दाश्त होकर दरियाए जमुना में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। लोगों ने उसे पुल पर से दरिया में छलांग लगाते देखा। उसे बचाने की कोशिश की गई थी, मगर वो जिंदा न बच सकी। एक पल के लिए मेरा दिल गम से बोझल हो गया। अखबार मैंने मेज पर डाल दिया। पुशाली में एक फर्ज शनास एजेंट का काम किया था। इसके बावजूद मुझे उषा की मौत का अफसोस हुआ, क्योंकि वो मोहब्बत की राह में हलाक हुई थी। चंद लम्हे उषा की मौत का अफसोस करने के बाद मैंने उसका ख्याल जहन से झटक दिया। शाम को पोशाली जब मुझे रेलवे स्टेशन के रिफ्रेशमेंट रूम में मिली तो उस पर उषा की मौत का जरा भी असर नहीं था। बोली, जो औरत हमारे मिशन की राह में जबरदस्त रुकावट डाल सकती है वो हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट गई है। उसने निहायत इत्मीनान से मुझे बताया, अब हमें अपने मिशन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम जितनी जल्दी हो सके कोई प्लान तैयार करके उस पर अमल शुरू कर दो। अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना। मैं आंधी और तूफान में भी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। प्लान तैयार करने से पहले मौके का तफसीली मुआयना बेहद जरूरी था, पर मैं अपनी असल शक्ल के साथ भारतीय फौजी कैंप के करीब नहीं जाना चाहता था। एक मुद्दत के बाद मुझे फिर भेस बदलने की जरूरत पड़ गई। मेरे लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने हफ्ते की शाम को बाजार से कुछ जरूरी चीजें खरीद कर एक छोटे ब्रीफ केस में बंद की, उसे गाड़ी की सीट के नीचे छुपाया और इतवार की सुबह को अपने बंगले से निकलकर लाल किले वाले ग्राउंड के जुनूब की तरफ दरख्तों में आ गया। यहाँ गाड़ी खड़ी करके मैंने गाड़ी के अंदर ही बैठकर अपना हुलिया बदलना शुरू कर दिया। अभी दिन की रोशनी पूरी तरह नहीं फैली थी। मैंने एक हिंदू जोगी का भेस बदला, अपने कपड़े ब्रीफ केस में बंद करके गाड़ी की सीट के नीचे छुपा दिए, गाड़ी को लॉक किया और जोगी के भेस में उलख निरंजन का नारा बुलंद करता हुआ लाल किले की ड्योढ़ी की तरफ चल दिया। हिंदुस्तान में जोगी का भेस बदलना आसान, मगर उस भेस के तमाम लवाजमात को निभाना एक ऐसे आदमी के लिए बहुत मुश्किल है जो हिंदी, संस्कृत और हिंदी देवमाला का इल्म न रखता। अनाड़ी आदमी जोगी का भेस बदल कर निकले तो किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में आम जोगी भी वेदों और उपनिषदों के संस्कृत श्लोक फरफर बोलते हैं। ऐसे आदमी को यह भी मालूम होना चाहिए कि वो किस धर्म का जोगी बना है। आया वो बुद्ध भिक्षु है, शिव देवता का जोगी है, जैन जोगी है या विष्णु भक्त है। लेकिन मैं संस्कृत के अलावा तमिल, गुजराती और मराठी जबानें भी बोल लेता था। वेदों के श्लोक भी मुझे जबानी याद थे। माथे पर 3 सफेद लकीरें डालकर मैंने विष्णु भक्त का रूप धारा हुआ था। लाल किले की ड्योढ़ी खुली थी, मगर सयाहों को अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। मैं सामने वाली रामलीला ग्राउंड में एक दरख्त के नीचे बैठकर माला का जाप करते हुए मीम व आंखों से बराबर किले की ड्योढ़ी की तरफ देख रहा था। आखिर खुदा खुदा करके मैंने कुछ शहरियों को ड्योढ़ी में दाखिल होते देखा। मैं अपनी जगह से उठा और उलख निरंजन का नारा लगाते किले की ड्योढ़ी में दाखिल हो गया। किले के बाजार की दुकानें खुलना शुरू हो गई थीं। मैं बाजार से होता हुआ सब्ज़ाजार के तख्ते पर आ गया। मेरा रुख ईवान आम की तरफ था। ईवान आम की अकबी दीवार के सामने एक तरफ खुफिया तहखाने का मुकफ्फल दरवाजा था, जिसके बाहर 2 इंडियन फौजी ब्रेन गन्ने उठाए हुए पहरा दे रहे थे। एक जानिब दरख्तों के पास लगे हुए फौजी खेमे के बाहर लकड़ी के खोखों पर 4-5 इंडियन फौजी चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। मैंने फौजियों के करीब आकर बुलंद आवाज में उलख निरंजन का नारा लगाया, बच्चा हमें भी चाय पिलाओ। हिंदू लोग किसी जोगी या साधु के सवाल को कभी नहीं डालते। अगर उनके पास देने को कुछ न हो तो हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और इल्तिजा करते हैं कि उसके हक में बद्दुआ न की जाए। इंडियन फौजियों ने मेरी तरफ देखा। एक सिख फौजी ने कहा, बैठ जाओ महाराज, चाय आ जाती है। मैं उनके करीब ही घास पर आलती पालती मारकर बैठ गया। आंख बंद करके संस्कृत में श्लोक पढ़ने लगा। एक फौजी मग में गर्मा गर्म चाय लेकर आ गया। मैंने आंखें खोलकर चाय का मग थामा और मुस्कुराकर कहा, तेरा कल्याण होगा बच्चा। फिर मैंने इंतहाई एतमाद के साथ इन फौजियों के चेहरों को बारी बारी देखा और अंधेरे में एक ऐसा तीर फेंका जो किसी न किसी निशाने पर लग सकता था। मैंने कहा, विष्णु भगवान कृष्ण महाराज के रूप में इस संसार में आए थे। वो अंतर्यामी थे। हम विष्णु भगवान के भक्त हैं और कैलाश पर्वत ने हमें प्राणियों के दिलों में झांकने की शक्ति दी है, परंतु हम सब कुछ देखकर भी चुप रहते हैं। तुमने हमें चाय पिलाकर हमारी सेवा की है। हम तुम्हें इतना जरूर बता देंगे कि तुम में से एक ऐसा प्राणी है जिसकी पत्नी उससे नाराज हो गई है, और ऐसा जवान भी है जिसको बहुत जल्द लक्ष्मी देवी दौलत से मालामाल करने वाली है। दुनिया में कोई ही ऐसा घर होगा जहां मियाँ बीवी की लड़ाई ना होती हो, और फौजी चूंकि जरा अक्खड़ मिजाज होते हैं, उनके यहाँ लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है। इसके अलावा हर आदमी को दौलत की तमन्ना होती है। ये दोनों बातें मैंने सोच समझ कर कही थी। एक फौजी मेरे करीब आकर अदब से बैठ गया और बोला, महाराज, मेरी पत्नी ने कई रोज से मुझे खत नहीं लिखा। वो जरूर मुझसे नाराज है।
हमारे ब्याह को अभी 1 साल भी नहीं हुआ, कोई ऐसा टोना बताइए कि मेरी पत्नी का खत आ जाए। इस पर दूसरे फौजी हंसने लगे। मैंने उनकी तरफ देखकर गजबनाक आवाज में कहा, ठट्ठा मत करो, यमदूत तुम्हें बहुत जल्द अपने पंजों में जकड़ने वाला है। सब चुप हो गए। मौत के खौफ से उनके चेहरे एक लम्हे के लिए उतर गए। मेरे सामने बैठे हुए फौजी ने मेरे पाँव को छूकर हाथ अपने माथे से लगा लिए। महाराज, इन जवानों का ख्याल न करें, ये मूर्ख हैं। मुझे बताएं मेरी पत्नी मुझसे कैसे खुश होगी, और मेरा हाथ देखो, मुझे लक्ष्मी देवी कब दौलत से निहाल करेगी। मैं उसका हाथ गुस्से से झटक कर उठ खड़ा हुआ।